तो ये तो आरएसएस के लोग हैं। ये तो 100 सालों से इस बारे में विचार कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों को अपना बना कर और गला दबाया जाए। ये दुश्मन बना करके लड़ाई नहीं लड़ते हैं, दुश्मन एक कौम को बनाते हैं ताकि उससे लड़ने के लिए एक फौज तैयार हो। आपको पता है आज इन्होंने दलित समाज ओबीसी में भी एक दरारें डालने का काम शुरू कर दिया है, उसी तरह वो मुसलमानों में भी डालने का शुरू कर रहे हैं। हम वापसी की बात नहीं करते, हम ये चाहते हैं कि भारत के अंदर वो वापसी आ जाए जो हम भाईचारगी के साथ थे, जो एक चूल्ही पर आजादी की लड़ाई में लटकाए गए थे, एक साथ दफनाए गए थे, एक साथ जलाए गए थे। अंग्रेजों ने कम जुल्म नहीं किया था, तो वो हम भाई बन जाएं कि अगर हिंदू को थोड़ी भी तकलीफ हो तो मुसलमान के आंख में आंसू आ जाए, और मुसलमान को अगर थोड़ी भी तकलीफ हो तो हिंदू के आंख में आंसू आ जाए। हम मानवता की बात कर रहे हैं, हम इंसानियत की बात कर रहे हैं। गुंडे बदमाश का मजहब नहीं होता, इसलिए हम उन्हें हिंदू मुसलमान में नहीं गिनते, ना हम उन्हें इंसान में गिनते हैं। इसीलिए मेरा कहना है कि विचार बड़े अच्छे हैं, मगर विचार के साथ आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और देश विदेश में होने वाली घटनाओं पर चर्चा करते हैं ताकि कुछ गहराई से मालूमात हो सके और वो सब इंफॉर्मेशन भी आप तक पहुंचाई जा सके जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाने देना चाहता। इस वक्त 2-3 खबरें बहुत ही अहम हैं। एक तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आया है। वो जिस तरह से घुमा फिरा के बात करते हैं, मुसलमानों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, कभी कुछ और कहने की कोशिश करते हैं, कभी सरकार के सारे गुनाहों को छुपाने की कोशिश करते हैं। उसी किस्म का एक बयान आया है नागपुर से, उस पर बात करेंगे। और आज मेरे खास मेहमान नागपुर से ही शब्बीर अहमद विद्रोही साहब हैं। चूंकि वो वहां रहते हुए आरएसएस को जितना बेहतर समझ सकते हैं, मैं समझता हूं शायद हम उतना नजदीक से नहीं जानते, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी की जो अमेरिका यात्रा है उस पर बीजेपी में फिर बेचैनी है और ये कहना कि सब देश को जो है वो विदेशों में जाके बदनाम कर रहे हैं। ये विदेशों में जाने के बदनाम की कहानी बड़ी पुरानी हो गई। मुझे लगता है अब कुछ नया लाना पड़ेगा। वहां क्या कहा है उन्होंने, एक बात मैं बताता चलूं कि उन्होंने कहा कि हमारे देश में कुछ लोगों को ये बीमारी है कि वो ये समझते हैं कि हमें सब कुछ आता है। साइंसदानों को साइंस भी पढ़ा देंगे, इतिहासकारों को इतिहास पढ़ा देंगे, आर्मी को भी आर्मी का गुर सिखा देंगे। और उनमें से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने ये बात कही है। अब बीजेपी में बेचैनी है, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा जो महिला पहलवान हैं उनका मामला किसी भी तरह से सरकार के जिसे कहते हैं ना, कानों पे जूं नहीं रेंग रही। हद हो गई कि पूरा देश उससे न सिर्फ उनकी वजह से फिक्रमंद है, बल्कि अब हर एक को अपनी बेटियों की इज्जत की फिक्र है। कोई भी किसी भी धर्म का हो, अगर देखिए यहां हिंदू मुसलमान का इशू ही खत्म है। यहां अब हिंदू मुसलमान का इशू खत्म है। ये सारे जो पहलवान है ये हिंदू हैं और इनको भी इंसाफ नहीं मिल रहा। इसलिए अब ये समझना कि सिर्फ मुसलमानों के साथ ही नाइंसाफी है, नाइंसाफी सबके साथ है। जो भी उनसे सवाल करे वही उस नाइंसाफी की चपेट में आ सकता है। इस पर भी बात करेंगे। शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि विद्रोही साहब एनसीपी के लीडर हैं। अब से पहले वो एनसीपी में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, वेलकम है आपका। आप बताइए कि मोहन भागवत जी ने क्या कुछ कहा। आपके शहर से बहुत सी ऐसी खबरें आती हैं, आपके शहर के की वजह से बहुत लोग बहुत परेशान भी हैं कि ये सारी प्लानिंग वहां होती है और पूरे देश को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। मैं आपको डिफेंसिव नहीं कर रहा, लेकिन ये इत्तेफाक है कि आपके शहर में ही आरएसएस का वो हेडक्वार्टर है जो इस पूरे मुल्क के लिए इस वक्त मुश्किल की घड़ी पैदा किए हुए हैं।
हाँ, पहली बात तो आपके दर्शकों का अभिवादन करते हुए मैं अपनी बात को आपके तरफ से आपके सवाल के साथ साथ जो उन्होंने कहा है वो लोग दर्शकों को बताने का काम करूंगा। हाँ। हमारे मोहन भागवत जी ने कल एक कार्यक्रम हुआ नागपुर के अंदर, और वो कार्यक्रम में उन्होंने बड़ी साफ से गोई से कहा कि सत्ता के लिए स्पर्धा ठीक है, लेकिन देश की एकता का ध्यान रखें। फिर दूसरी बात उन्होंने कहा देश हिंसा की घटनाओं से आहत है, और तीसरी बात उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों के पूर्वज एक हैं। अब यहाँ सवाल आता है दो। पहला, आप आ जाइए जमाते उलमा, जब उलमाए हिंद वालों का जब मीटिंग हुआ था, आप कीजिएगा, तो उन्होंने आदम को कहा कि पूरी दुनिया का मालिक जो है वो अल्लाह है, और पूरी दुनिया आदम और हव्वा से फैली है, तो सबके पूर्वज एक है। और ये बात आई थी, और आज वो बात उन्होंने भी कहा, लेकिन उन्होंने पूरे दुनिया का जो ये पूर्वज है वो एक है, ये न कहते हुए भारतीयों का पूर्वज एक है। अब भारतीय जाति नहीं है, भारत में रहने वाला हर नागरिक भारतीय है। जी बिल्कुल। और यही तो हम भी कहते हैं कि हम सब आपस में भाई हैं। ये तो कपास से बने हुए कपड़े में पजामा सिलवा लो, ये पैंट सिलवा लो, जैकेट सिला लो, ये कुर्ता सिला लो, ये गमछा बना लो, ये लुंगी बना लो। अब उसी तरीके से आदम की संतानों में से हम हैं। मनु स्मृति, आप मनु के संतान अपने आप को मानते हैं, आप कहते हैं, तो अब इसका तो एक ही के तीन नाम रखे गए, एडम, ईव, आदम, हव्वा और मनु शत्रुपा, तो एक ही पूर्वज है। तो जब हम एक ही हैं तो हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन राष्ट्र प्रेम एक होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, राष्ट्रीय एकता का ध्यान रहे। अब एक बात बता दीजिए, पूरा इतिहास पढ़ लीजिए, भारत के मुसलमानों ने कभी भारत में झगड़ा नहीं किया। भारत में आए, और वो आए तो भारत को अपना वतन बनाए। भारत को लूट करके अगर ले गया होगा तो मोहम्मद वो गोरी ने ले गया, उसके बाद जितने आए भारत को अपना देश बनाकर रहे, यही दफन है, मुगल हो चाहे जो भी हो। तो मेरा यह मानना है कि राष्ट्रीय एकता का ध्यान सबसे ज्यादा हम लोग देते हैं। आज इन्होंने एक बात स्वीकार कर लिया कि देश के अंदर हिंसा जो है वो इतना बढ़ गया है कि आज देश आहत है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहे हैं, भागवत जी कह रहे हैं। मतलब ये कि हिंसा बढ़ी है, और जब हिंसा बढ़ी है तो आप जानते हैं कि हिंसा कभी भी तीन चीजों को खा जाती है। एक तो राष्ट्रीय एकता को खा जाती है, एक मानव के बीच में प्रेम सद्भाव को खा जाती है, और तीसरी विकास को भी खा जाती है। विकास के लिए भी आदमी के अंदर मेल जुल होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल भागवत जी से है, आपके माध्यम से। भागवत जी, आप बात बड़ी अच्छी करते हैं कि सबके पूर्वज एक हैं, ये बात अमल में क्यों नहीं है? भाई, इसको मेरा मानना यह है कि विचार अगर आपके संस्कार में नहीं है, और संस्कार अगर आपके व्यवहार में नहीं है, और व्यवहार अगर बाजार में नहीं है, तो फिर इसके प्रचार का माध्यम क्या है? जो हम कह रहे हैं वो विचार है, ये विचार हमारा संस्कार होना चाहिए, इसी के मुताबिक हमारा व्यवहार होना चाहिए। और जब ये हमारा व्यवहार हो जाएगा तो आदमी से आदमी का प्यार हो जाएगा, फिर तो राष्ट्रीय एकता बनी रहेगी। लेकिन कहना कुछ और, करना कुछ और। ये तो मोदी भी करते हैं, सबका साथ सबका विकास, मगर साथ किसका है? अडानी अंबानी का है। विकास किसका है? अडानी अंबानी का है। सबका साथ नहीं है। तो ये कहने से नहीं होता, कोई भी चीज करने से होता है। अगर हम कह दें, रसगुल्ला कह दें, तो मुंह मीठा नहीं हो जाएगा, मुंह मीठा होगा रसगुल्ला खाने से। यानी जो विचार आप दे रहे हैं उस विचार पर हमें और आपको चलना चाहिए, और जब हम चलेंगे तब हमारा देश मजबूत होगा, तब हमारी राष्ट्रीय एकता बनेगी। ये बात देखिए देखिए देखिए, आपका मुंह मीठा कराने के लिए मोदी जी अमृत महोत्सव बार बार कह रहे हैं।
और ऐसा लगता है अमृत का नाम आते ही जैसे मुंह मीठा हो गया और बगैर कुछ मीठा खाए। तो ये मोदी जी तो ऐसा कर रहे हैं, वो पूरे पूरे देश को अमृत का मजा चखा रहे हैं। ये बात अलग है कि इसमें सुनिए मणिपुर सुनिए जल रहा हो। सुनिए सुनिए, जी। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत के साथ विष भी निकला। हम्म। अमृत अकेले नहीं निकला, हम्म। बहुत सी चीजों को लेके अमृत निकला। अमृत महोत्सव 75 वर्ष के बाद का ये महोत्सव है। ये अमृत चखने वाला अमृत नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि अमृत महोत्सव को अगर हम देशवासियों के लिए अमृत बना दें तो इससे बेहतर क्या होगा। लेकिन एक बात सोच लीजिएगा काजमी साहब, मिठाई कितना नाम ले लीजिए मुंह मीठा नहीं होगा, लेकिन किसी खट्टी चीज का नाम ले लीजिए मुंह में पानी आ जाएगा। तो ये विचारधारा है। आप कितने भी अच्छी बातों को कहिए, समाज बदलता नहीं है व्यवहार के बगैर। लेकिन एक बुरी बात कहिए, समाज में तनाव पैदा हो जाता है, तुरंत हो जाता है। और हमारा यही कहना है कि बुरे बातों से बचो, अच्छी बातें कहो, लेकिन उसके कहने के साथ साथ उसके अनुसार आप व्यवहार करो। व्यवहार करना जरूरी। अच्छा, देखिए, मोहन भागवत जी जो कुछ कह रहे हैं, आरएसएस को बीजेपी का एक तरह से नजरियाती मरकज समझा जाता है। वो तकरीबन सरकार के सरपरस्त जिसे कहा जा सकता है, नजरियाती सरपरस्त हैं। उन्हें अगर ये लगता है कि हिंसा हो रही है देश में, तो वो हिंसा को रोकने के लिए मोदी जी से क्यों नहीं कहते गए तुम क्या कर रहे हो, या अमित शाह से क्यों नहीं कहते जो बाकायदा अपने आप को आरएसएस का प्रचारक कहते हैं। तो कहाँ है वो तो उनके हाथ में है बिग डोर, वो उस पर काम क्यों नहीं करते। देखिए वो अंदर से क्या कहते क्या नहीं कहते। एक दिन एक लड़का जो है एक आदमी को मार के आया, जब घर में दूसरे वो रहना देने आए तो लड़के को बाप ने 2 तमाचा मारा और लड़का किनारे चला गया। और घर वालों ने कहा बाप ने तो डांट दिया है यार, चलो झगड़ा करने की जरूरत नहीं। लेकिन वो चले गए। बाद में बच्चे को दूध पिला के कहते हैं कि अबे साले इतने उसके सामने हमने इसलिए मार दिया कि वो लौट जाए, तुम थोड़ा और दूध पियो, मजबूत हो, जैसे करना है वैसे करो। तो ये दो भाषीय चीजें बहुत चलती हैं। लेकिन मैं ये चीज कहता हूं कि जो बात पब्लिक प्लेस से अगर कहा है भागवत ने, तो भागवत जी पब्लिक प्लेस से कह रहे हैं, प्रेस से कह रहे हैं, तो ये बात मोदी को भी कह ही रहे हैं, क्योंकि ये तो जनमानस के बीच उनका विचार है ना। तो ये विचार व्यक्तिगत रूप से नहीं है, अखबार में आया हुआ विचार, मीडिया में गया हुआ विचार, ये किस लिए दिया जाता है कि लोगों के कानों तक पहुंचे। तो क्या ये मोदी के कान तक नहीं पहुंच रहा है? पहुंच रहा है। हो सकता है कि वो उस दिन बच्चे वाली जो कहानी मैं अभी बताया कि उसके सामने डांट देना, बाद में दूध पिलाना, अगर उनके फोन में बात होती होगी तो वो कहते होंगे कि हमको लोगों को जोड़ने के लिए ये बयान देना पड़ता है, तुमको जो करना है वो करते रहो। अगर ये इशारा उनका हो, इसीलिए ना मैं कह रहा हूं कि जो आपका विचार है वो विचार आपका संस्कार बने और संस्कार के आधार पर आपका व्यवहार बने, और जब व्यवहार बनेगा तो अपने आप प्यार बनेगा। अच्छा, अब से पहले कुछ मुसलमान जा करके मिले हैं और बड़ी तारीफें भी की हैं। जमीयत उलमा के एक जिम्मेदार ने तो ये कह दिया कि अमित शाह तो बहुत ही मुख्तलिफ आदमी है, अब उनकी बिलावजह उनकी इमेज बड़ी खराब है, और लेकिन वो तो बड़े अच्छे से मिले हमसे और बड़ी अच्छी से बात की। तो हमें मतलब ये याद आ रहा है कि कुछ लोग आरएसएस के लोगों से मिल करके बहुत खुश होकर के आते हैं। अब तक का जो ऑब्जर्वेशन है हमारा वो ये कि इस किस्म के लोग जब आप मिलने जाएंगे तो आपके जूते भी उठा के रखेंगे बाकायदा, उन्हें मतलब ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारा व्यवहार बहुत अच्छा है। लेकिन वो डंक जब मारेंगे तो वो ऐसा मारेंगे कि होश ना आ जाए। तो ये इस किस्म के वक्ती तौर पर किसी के अच्छे तरीके से मिल लेने से क्या काजमी साहब, ट्रेन में जो लुटेरे होते हैं, ट्रेन के अंदर आपको बड़े प्यार से बिठाते हैं, बिठाने के बाद आपको जो है इतना घुल मिल जाते हैं कि आपको लगता है कि ये तो हमारे परिवार का है, और उसके बाद वो आपको कहेंगे कि ये खाइए वो खाइए, और बिस्किट में थोड़ा सा नशीली चीज खिला देते, आप सो जाते, सामान लेके चले जाते।
व्यवहार तो उन पाकिट मारों का भी बड़ा अच्छा रहता है। आपके बाजू में खड़े होकर कहते हैं, अरे भाई अपने अपने पाकिट से होशियार रहो, भीड़ ज्यादा है। तो जो रकम रखे रहता है वो टोता है, तो उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर रकम है, जहाँ टो रहा है उसको रास्ता मिल जाता है। तो ये तो आरएसएस के लोग हैं। ये तो 100 सालों से इस बारे में विचार कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों को अपना बनाकर और गला दबाया जाए। ये दुश्मन बना करके लड़ाई नहीं लड़ते हैं। दुश्मन एक कौम को बनाते हैं ताकि उससे लड़ने के लिए एक फौज तैयार हो। आपको पता है, आज इन्होंने दलित समाज ओबीसी में भी एक दरारें डालने का काम शुरू कर दिया है। उसी तरह वो मुसलमानों में भी डालने का शुरू कर रहे हैं। अब आप ही बता दीजिए कि आप आरिफ मोहम्मद खान को क्या समझते हैं? नाम आरिफ होने से आप उसे मुसलमान समझते हैं क्या? क्या समझते हैं? आम आदमी इसी में बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। ये तो मुसलमान है, ये तो अच्छा होगा। ये असल में आम लोगों को, दर्शकों को मैं बता रहा हूं कि किसी के नाम से ये मत समझ लो कि वो आपका अपना है, बिल्कुल नहीं, उसके अमल से समझो। जी आप अपनी बात आगे बढ़ाएं। हाँ, तो मेरा यही कहना है। और इस्लाम अमल का नाम है जी, इस्लाम नाम का नाम नहीं है। इस्लाम में नाम से आप मुसलमान नहीं हो जाएंगे, काम से होंगे। अरे भाई, जिस इस्लाम ने ये कहा कि वो मुसलमान नहीं है जिसके हाथ और जुबान से पड़ोसी सुरक्षित न हो, महफूज न हो। अगर जिसके जुबान से और जिसके हाथ से किसी को तकलीफ हो जाए वो मुसलमान नहीं है। इतनी बड़ी बात कही गई है। तो आप ये समझ लीजिए, हमारे यहाँ कहना यह है कि इस्लाम एक फ्रेम है, जो उसके फ्रेम के अंदर जो उसके कहे मुताबिक चलता है उसमें दाखिल है, और जो नहीं कहता है नाम कितना भी रख ले वो उससे बाहर हो जाता है। तो ये नाम का नहीं। और मेरा यही कहना है कि नाम से नहीं, काम से नफरत कीजिए। लेकिन आज का दौर इतना बदल गया है काजमी साहब कि हमारे काम से अगर ये नफरत करें तो हम अपने हर बुरे काम छोड़ने को तैयार हैं। वैसे भी इस्लाम में बुरे काम करने की इजाजत नहीं है, लेकिन तुम्हारी नजर में जो बुरे काम दिखाई देते हैं, अगर वो काम हमको भी थोड़ा भी बुरा दिखाई देता है तो हम उसे छोड़ने को तैयार हैं। लेकिन आपको तो नफरत हमारे नाम से है, तो हम अपने नाम से कैसे करें? क्योंकि आप नारा देते हैं, क्या देते हैं कि घर वापसी। अरे घर वापसी का क्या है भाई? हम तो घर क्या वतन नहीं छोड़ते हैं। कहीं भी मर जाए हम अपने मट्टी के अंदर दफन होते हैं। हम धरती से प्यार करते हैं, हम कहीं बाहर नहीं जाते हैं। हमारी वापसी का क्या जुमला है? हमारी वापसी तो धरती माँ के गोद में है, कहीं और है ही नहीं है। समझ लीजिएगा। तो हम वापसी की बात नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि भारत के अंदर वो वापसी आ जाए जो हम भाईचारगी के साथ थे, जो एक साथ सूली पर आजादी की लड़ाई में लटकाए गए थे, एक साथ दफनाए गए थे, एक साथ जलाए गए थे। अंग्रेजों ने कम जुल्म नहीं किया था। तो वो हम भाई बन जाएं कि अगर हिंदू को थोड़ी भी तकलीफ हो तो मुसलमान के आंख में आंसू आ जाए, और मुसलमान को अगर थोड़ी भी तकलीफ हो तो हिंदू के आंख में आंसू आ जाए। हम मानवता की बात कर रहे हैं, हम इंसानियत की बात कर रहे हैं। गुंडे बदमाश का मजहब नहीं होता, इसलिए हम उन्हें हिंदू मुसलमान में नहीं गिनते, ना हम उन्हें इंसान में गिनते हैं। इसीलिए मेरा कहना है कि विचार बड़े अच्छे हैं, मगर विचार के साथ आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। जी। अच्छा, मैं अब दूसरे इशू पे आना चाहता हूँ। राहुल गांधी आजकल अमेरिका गए हुए हैं और उन्होंने कुछ तकरीरें की हैं, और वो ऐसे वक्त पे गए हैं जब कुछ दिन बाद मोदी जी भी वहां स्टेट विजिट पर जाने वाले हैं इसी महीने के तीसरे हफ्ते में। तो और बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर के देश को बदनाम कर रहे हैं और ये देश से प्रेम नहीं है और देश के खिलाफ है, वगैरह वगैरह। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी बहुत ही सादा जबान में बड़ी दिलचस्प बातें कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे मरीज हैं, बीमार हैं, जो हर सब्जेक्ट में अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं। इतिहासकार को इतिहास बता देंगे, साइंस वालों को साइंस बता देंगे, फौजियों को स्ट्रेटजी बता देंगे, और उनमें से एक आदमी हमारा प्रधानमंत्री भी है। ये बात कहना, और उसके अलावा वो अपनी बात को बहुत भरपूर तरीके से रख रहे हैं, और वहां का मीडिया भी उन्हें बहुत कवर कर रहा है। अभी मैं आपसे बात करने से पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सवालों के जवाब दे रहे थे। वहां का मीडिया उनसे अब ये पूछ रहा है
कि आप अगर सरकार बनाई, अगर आप 2024 के बाद आपकी पार्टी हुकूमत में आई, तो आप अमेरिका से कैसे ताल्लुकात रखेंगे, रूस से कैसे ताल्लुकात रखेंगे, इस लेवल तक बात वहां पर शुरू हो गई है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है काजमी साहब कि वो कोई गलत नहीं कह रहा है, गलत बनाने का काम यहाँ हो रहा है। आप ये बताइए, दिल्ली का समाचार क्या अमेरिका वालों को नहीं मिल रही है? आप यूक्रेन के युद्ध को यहाँ बैठे बैठे नहीं सुन रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? रसिया में क्या हो रहा है आपको पता नहीं है? तो इनका क्या ये बोल रहे हैं लोग देख नहीं रहे होंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह पर बेटी पढ़ाओ बचाओ और बेटी पटाओ वाली बात करेंगे तो कैसे चलेगा? ये तो दूसरों ने बोला, उनके जबान में बोला। यही खुद जापान गए थे नोटबंदी के बाद, तो आपको मालूम है क्या बोले थे? 14 की जब सरकार बन गई थी तो जाने के बाद बोले भारत ऐसा हो गया है कि लोग कहते हैं साला मैं क्यों भारत में पैदा हो गया। इस तरह के ये हमारे जुमले नहीं है, ये प्रधानमंत्री के पद के जुमले हैं। क्या ये प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा था कि ये तो बात वहां बता दी है? आप ये बता दीजिए, इन्होंने कबीरदास से लेके गुरु नानक से लेके कितने ऋषियों को एक साथ बैठा करके बात करा रहे थे? ये आप बताए जिनके सदियों का अंतर है, तो ये बहुत बड़े इतिहासकार नहीं हो गए? ये बोल रहे हैं कि हमने जो पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, तो मैंने पायलट से कहा था कि बादल के है, बादल से छुप के जाओगे तो रडार पर नहीं आओगे। ये बता दीजिए, ये साइंटिस्ट नहीं हो गए? सारा इल्म ही नहीं, जबकि डिग्री नहीं दिखा पाते, जबकि डिग्री नहीं दिखा पाते और सारे साइंटिस्ट हो गए। इतना ही छोड़ दीजिए, इन्होंने ये नहीं कहा था कि गंदे नाले पर केतली को उल्टा करके रख दीजिए, गैस सिलेंडर से उसमें पकौड़े बनाइए और आमदनी कीजिए। आप बता दीजिए, सर्च होल्डर नहीं हो गए? सारी चीज तो यही कहते हैं। और ये नहीं कि बात को दूसरा अगर कहता है तो कौन सा उसने गलत कह दिया कि भाई सब कुछ वही जानते हैं। भाई आप पायलट को, मिलिट्री के पायलट को आप राय दे रहे हैं, आप सब तमाम ऋषियों को बैठा दे रहे हैं। अरे साहब, उन्होंने ये भी कहा कि पुराण तत्व में, उसमें दौर में, पुराने जमाने में वो भी था, प्लास्टिक सर्जरी भी थी। गणेश की तस्वीर आप देख लो कि प्लास्टिक सर्जरी थी। इनकी पार्टी के लोगों ने कहा कि हाथी का गर्दन पार्वती के गर्दन पर रख दिया गया था। जी। तो ये बहरहाल अब अपनी उन बातों में फंसते जा रहे हैं और लोग अब उन्हें काफी अच्छी तरह से समझ लिए। अच्छा, वैसे राहुल गांधी अब जिस तरह से वो बल्कि इस हद तक कह रहे हैं कि मुझे जो लोकसभा से डिस्क्वालीफाई किया, उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया है और अब मेरे लिए खुला आसमान है, मैं अपनी बात मुख्तलिफ जगहों पे कह सकता हूं जाकर के। और मैं कह रहा हूं तो जो बात इन्होंने सजा के तौर पे की थी, वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, ये मेरे लिए फायदेमंद है। तो अभी आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये भी राहुल जी को पता चलना चाहिए कि ये भी नारा मोदी का था, आपदा में अवसर तलाश करो। ये भी नारा मोदी का ही है, आपदा में अवसर तलाश करो, नुकसान में फायदे की जगह तलाश करो। तो अगर आपको जब डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, यानी अयोग्य घोषित किया गया, तो आपको अवसर मिल गया है। अरे भाई, नेता के लिए दो जगह है, एक सड़क है, दूसरा सदन है। सदन से आपको रोका गया तो सड़क से किसने रोका है? सड़क पर जनता के बीच अपनी बात कहते रहिए। अच्छा, वैसे एक बात बताइए विद्रोही साहब, कर्नाटक के बाद में जो हवा बदलती नजर आ रही है मुल्क की, जिसमें राहुल गांधी का ये कहना कि मध्य प्रदेश में हमें 150 सीटें मिलेंगी, और बहुत लोगों का 2024 के बारे में भी काफी ऐसे अंदाजे अटकलें हैं कि बीजेपी का उखड़ने वाला है। आपको क्या लगता है? मतलब आप वैसे एक कांग्रेस के वजह से, और कांग्रेस में बड़े अच्छे गुण आ गए हैं, उसके वजह से उनका तंबू नहीं उखड़ने वाला है। मोदी जी के कारनामे, मोदी जी का झूठ, मोदी जी के कैबिनेट और मोदी जी के बकवास के वजह से मोदी जी का खेमा अपने आप उखड़ने वाला है। रह गया कि ये उखड़ने वाले खेमे में
कांग्रेस की हवा कितना असर करती है ये अलग की बात है, क्योंकि ये खेमा तो हिल रहा है, बेरोजगारों के समस्या से हिल रहा है, किसान की समस्या से हिल रहा है, न्याय व्यवस्था की समस्या से हिल रहा है, अधिकार के मांग से हिल रहा है, लोगों के अंदर महंगाई, पीड़न, अराजकता से हिल रहा है। इसमें कांग्रेस हवा कितना दे सकती है वो सोचे। कांग्रेस को भी अपने पुराने धर्रे को छोड़ करके एक्सपायर डेट के जो नेता यहाँ बैठे हुए हैं, जो चुनाव के दौरान कुछ पुट दे बोल देते हैं, जिसके छींटे चारों तरफ पड़ जाते हैं, चाहे वो दिग्विजय हो, चाहे रमेश हो, चाहे जो भी हो, ये सब पुराने जो एक्सपायर डेट वाले नेता हैं, इन पर थोड़ा लगाम लगाकर नई पीढ़ियों से, नए जोश से अगर चलेगा तो यह बात सत्य है कि आने वाला समय बदलाव चाहता है, और बदलाव के लिए देश की जनता संकल्प ले चुकी है। और जब देश की जनता संकल्प ले देती है तो विकल्प को पैदा होना पड़ता है। और मेरा यह मानना है कि अगर कांग्रेस विकल्प बनना चाहती है तो अपने अंदर सुधार लाए। अगर ये सुधार नहीं लाती है तो जनता तीसरा विकल्प खड़ा करने का काम करे। जी जी, ये बहुत ही अहम बात है। देखिए, राहुल गांधी के बारे में कम से कम एक बात जो समझ में एक बात राहुल गांधी के बारे में ये बात समझ में आती है कि कोई भी झूठा बक्कार आदमी 4,500 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता। ये जो कागजी घोड़े नेता होते हैं ना, जो सिर्फ बयान दिया और अगले दिन अखबार में कटिंग निकाल ली अपने नेता को दिखाने के लिए, वो कम से कम उस तरह का आदमी नजर नहीं आ रहा। 4,500 किलोमीटर घुटने की तकलीफ के बावजूद आता नहीं है, उसे झूठ बोलना नहीं आता है। हाँ, वो अपनी पुरानी सरकारों की कमियों का भी जिक्र वो कर रहे हैं। तो ये बहरहाल बहुत ही दिलचस्प। अच्छा, मैं आखिर में आना चाहता हूं, ये जो महिला पहलवान हैं जिन्होंने अपने मेडल गांधी उसमें गंगा में बहाने का फैसला किया था, और राकेश टिकैत जी के कहने से उन्होंने 5 दिन के लिए उसे टाला है। लगातार खाप पंचायतें हो रही हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? आखिर ये बीजेपी वालों का अड़ियल रवैया नहीं है कि देश को एक बार फिर उस माहौल में ले जा रहे हैं कि इसमें और टकराव बढ़े, हालात खराब हों? क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक महिला अपनी इज्जत को इस तरह सड़क पर नहीं लाएगी। अगर इसमें सच्चाई न हो तो अपनी इज्जत को सड़क पे नहीं लाएगी। आप क्या समझ रहे हैं कि महिला बैठ गई है जंतर मंतर पर, तो वो एक तरह से अपने आत्मसम्मान को खोकर बैठी है, क्योंकि अगर वो अपने ऊपर किए हुए अत्याचार को कह रही है तो समाज 4 तरह का बात सोचता है। एक सोचता है कि इतने दिन चुप क्यों थी, समझ लीजिएगा, और ये घटना घटी तो क्या था। दूसरा ये सोचता है कि इन दोनों में अगर संबंध थे तो कोई लाभ के संबंध रहे होंगे, इसलिए ये चुप थी, अब लाभ नहीं मिल रहा है तो बोल रही है, समझ लीजिएगा। तीसरा ये सोचता है कि अब शायद इसे बर्दाश्त की हद हो गई है और इसके साथ और भी ज्यादती हो रही होगी, तो साथ साथ ये अंतिम चरण पर आ गई है इसलिए बोल रही है। और चौथा ये सोचता है कि ये बोल नहीं रही है, इसे बुलवाया जा रहा है, समझ लीजिएगा। लेकिन मेरा कहना है कि जब पास्को एक्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया और आप FIR दर्ज कर लिए, पास्को एक्ट में एक प्राविधान है साहब कि जिसके साथ अत्याचार हुआ है उसे सबूत नहीं देना पड़ता, जिस पर आरोप लगा है उसे बेगुनाही का सबूत देना पड़ता है। तो बृजभूषण जी को बेगुनाही का सबूत देना है, इस महिला को नहीं देना है, समझ लीजिएगा। अब एक तरफ ये बताइए, बृजभूषण कह रहे हैं कि हम नार्को टैक्स के लिए तैयार हैं, पहलवान भी कह रहे हैं कि हम भी तैयार हैं, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। यानी सरकारी व्यवस्था से इसलिए भरोसा हट गया कि गुनाह दर्ज के बाद भी आप गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? देश का प्रधानमंत्री एक जुमला नहीं बोल रहा है। क्या ये विदेश जाएंगे तो लोग पूछेंगे नहीं? क्या ये विदेश देख नहीं रहा है? क्या इससे भारत की छवि विदेश में बड़ी बन रही है? खाली राहुल के बोलने से बिगड़ रही है?
ये भी तो देख रहा है, दुनिया की मीडिया देख रही है कि नहीं देख रही है? क्योंकि ये विश्व के ओलंपिक में जाकर जीते हुए लोग हैं, और जो ओलंपिक खेलने जाता है या किसी ओलंपिक के किसी भी कार्यक्रम में जाता है तो देश देश के लोगों से उनके संपर्क होते हैं, और वो संपर्क से ये बात नहीं जा रही है। मेरा मानना यह है कि इसमें सच्चाई और भलाई का पता कहां से चलेगा? इसमें पता चलेगा सही जांच और बृजभूषण की गिरफ्तारी के बाद। लेकिन अगर गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो इसका मतलब यह है कि जिसे सरकार बचाना चाहती है उसे कोई दोषी ठहरा ही नहीं सकता है, क्योंकि इस तरह के जो क्रिया होते हैं, जहां यौन शोषण होता है वहां कोई गवाह नहीं होता। गवाह होगा तो यौन शोषण नहीं हो सकेगा, वहां तो क्रियाएं होती है। इसलिए मेरा कहना है कि अगर सरकार जिस चीज को चाहे, सच्चाई का पता निकालना तो निकलेगा। अगर सरकार ही छुपाना चाहेगी तो ये बात तब निकलेगा जब सरकार बदल जाएगी। इस सरकार से नहीं निकल पाएगी। जी जी, ये इंसाफ मिलना मुश्किल है। ये बात साफ हो गई कि इन पहलवानों को इंसाफ कम से कम इस सरकार में मिलने के इम्कान नहीं है, क्योंकि वो बचा रही है बाकायदा। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपने हमें वक्त दिया। कई इश्यूज पे हमारी बात हुई, खासतौर पर मोहन भागवत जी का बयान कि हम सभी हमारे पूर्वज एक हैं और हिंसा से देश आहत है। उसके क्या मानिए? लिखा भी राजमीर साहब, मैंने इस पे लिखा, चार लाइन मैंने लिखा, हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, धर्म हमारा है भारतीय, आओ उतारे मिल के हम मिल्लत की आरती। जी 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 जी, इस जहां में अहमद मुख्तार जो आए, इस्लाम यानी शांति का उपदेश वो लाए। कृष्ण हो या राम हो जो धरा पे आए, ओम शांति के फरमान फरमाए। तो क्यों हम न करें इस मुल्क में बैठकर शांति शांति अमन शांति। हम भारतीय हैं, धर्म हमारा है भारतीय, आओ हम मिल्लत की आरती। बेशक बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया। सच बात यही है, किसी भी जबान में कहा जाए अमन के लिए काम हो, किसी भी धर्म में कहा जाए अमन के लिए, वो काबिल एहतराम है। और जो लोग धर्म के नाम पर अमन को खराब करते हों, लोगों की जानें लेते हों, वो उनका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी मजहब के लोग हों। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।